हम अपने ठिकाने पर मौजूद थे जिसे गुज़श्ता कल मैंने गैर महफूज समझते हुए छोड़ दिया था, मगर लौरा की बाजियाबी के बाद वहां रहने में बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। इत्मीनान हासिल होते ही मैं लौरा को डांटने लगा। तुम इतनी गैर जिम्मेदारी और हिमाकत का मुजाहिरा कैसे कर सकती हो? बहरूप ना होने के बावजूद मास्क उतार कर बैठी थी और इतनी आसानी से 2-3 उचक्कों के हाथ चढ़ गई, गोया घरेलू खातून हो। नदामत से सर झुकाते हुए वो धीरे से बोली, गलती हो गई। मैं तपते हुए बोला, शुक्र करो मुझे तुम्हारे कैद खाने का पता चल गया था, वरना आज रात जो कुछ होता तुम शुक्ला की दरिंदगी को भूल जाती। वो होंठ काटते हुए खामोश रही और ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो नदामत के इजहार के साथ जवाबी तंज से बाज रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि लाखों में भी पहचानी जाओगी। मकामी जबान से भी नावाकिफ हो और ऐसे में ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होती है। उसे नादिम पाकर मैंने चंद नसीहतें झाड़ना जरूरी समझा। मुझे गहरी नजरों से घूरते हुए उसने करीब आकर नशिस्त संभाली और मेरा हाथ थामते हुए ममनूनियत से बोली, शुक्रिया राजा, तुम्हारी वजह से मेरी जान और इज्जत बची। आइंदा ऐसी बेपरवाही का मुजाहिरा नहीं करूंगी। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा हुलिया बदलना होगा। नरमी से उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाते हुए मैं बैग की तरफ बढ़ा और मेकअप बक्स निकाल लिया। उसे रंग तब्दील करने वाली लोशन की बोतल पकड़ाकर मैं दूसरा जरूरी सामान निकालने लगा। बगैर चूं-चरा किए उसने लोशन की शीशी पकड़ी और कोहनियों तक मलने लगी। फिर चेहरे, गर्दन और गर्दन से नीचे का हिस्सा जो कमीज से नजर आ सकता था उसको भी सांवला कर दिया। मैंने स्याह लेंस उसकी आंखों पर चढ़ाए, सुतवा नाक को मोटा करने के लिए मखसूस स्प्रिंग अंदर डाले, बालों को लोशन से स्याह किया और लौरा ने एक बार फिर मकामी दोशीजा का रूप धार लिया। वो लोशन स्पिरिट के इस्तेमाल ही से साफ हो सकता था, पानी साबुन वगैरह का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। हुलिया तब्दील करके उसने आईने में सूरत देखी और शरारत से मुस्कुराई। राजा, सच बताओ, इस हालत में खूबसूरत लगती हूँ या असली शक्ल में? मैं इत्मीनान से बोला, दोनों हालतों में निहायत बदसूरत। उसने बरहमी जाहिर की, लड़कियों को ऐसे मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं हंसा, मजाक कौन कमबख्त कर रहा है? उसने होंठ सुकेड़े, किसी बेहुदा से पूछना ही गलत है। मैंने कहा, तो धुरिंदर शुक्ला या रविंदर मित्रा से पूछ लेती। तकिया फेंकते हुए वो चिल्लाई, बकवास बंद करो। मैंने फौरन मौजू तब्दील किया, अच्छा मजाक छोड़ो और आगे का लाहे अमल बताओ। वो बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारा मंसूबा 90% मुकम्मल हो गया था। ना तुम उस धोखेबाज मेजर की रियायत रखते और ना ये सब कुछ होता। मैं तल्ख हुआ, बकवास न करो, वो मेरी बहन है। उसने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, मुंह बोली, बल्कि नकली बहन है जिसे सिर्फ अपने फायदे नुकसान से गरज है। मैं बिगड़ गया। उसका खुलूस परखने को तुम्हें किसने काजी बनाया है? वो अपनी लय में शुरू रही। मशरिकी अहमकाना रिवायात देखकर हंसी आती है। मैं तब कर बोला, और अपने गिरबान में झांकने को किसने मना किया है? वो अपने मौकिफ पर डटी रही। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हैं कि फजूल अखलाकियात में अपने फायदे नुकसान को न जांच सके। मैंने कहा, इन फजूल अखलाकियात की ही बदौलत तुम इज्जत और जान बचा पाई हो। वो बिफर कर बोली, इसे अखलाक नहीं उसूल कहते हैं। अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करती। हमारा मिशन एक है। मैं तुम्हारे शाना बशाना लड़ रही हूँ। रॉ की मेजर और मेरा मुआवजा करना तुम्हारी गलत और अहमकाना सोच है। मैं तंजिया अंदाज में बोला, शुक्ला को मारना मेरा मिशन कब से हो गया, और हुब्बुल वतनी का तकाजा और अपने पेशे से ईमानदारी का तकाजा यही है कि जो ममता दीदी कर रही हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सरहद उबूर की तो उनकी राह में पहली रुकावट मैं बनूंगा। बाकी तुम्हारा और उनका मुआवजा नहीं हो सकता। बिलाशुबा तुम्हारे मुकाबले में मेरा वोट हमेशा ममता दीदी को ही जाएगा। उसके चेहरे पर गम और गुस्सा नमूदार हुआ। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं बोला, तुम मुझे खुद इस नहज तक लाई हो। मेरी बहन के मुताल्लिक बकवास करोगी तो मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। वो शाकी हुई, तो तुम्हारे नजदीक मेरी ये अहमियत है। मैंने कहा, जब तुम्हारे नजदीक मेरे प्यारों की कोई अहमियत नहीं है तो मुझसे क्यों उम्मीद रखती हो? वो बोली, हाँ रखती थी उम्मीद, क्योंकि बगैर किसी लालच और गरज के तुमने मेरा साथ दिया, मुझे इतनी अहमियत दी, ख्याल रखा, मान दिया, इज्जत दी, मेरी खातिर जान खतरे में डाली। न कोई तकाजा किया, न मतलब जाहिर किया, न मुझ पर हवस भरी निगाह डाली। समझने लगी थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। गलत फहमी में मुब्तला हो गई थी कि तुम मुझे चाहते हो। बेशक मैं तुम्हें नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और हमदर्दी ने मेरे दिल में भी तुम्हारी इज्जत, वकार और पसंदीदगी भर दी थी। शुक्रिया कि मेरी आंखें खोल दी। पहले ही दिन वाजे कर देते तो तुम्हें जहमत न देती। सोचा था मिशन के इख्तिताम पर तुम्हारे साथ डेट पर जाना तुम्हारी खिदमत का मुआवजा होगा, मगर मैं बेवकूफ थी। माजरत राजा साहब, आइंदा अपनी जंग खुद लड़ूंगी। ज्यादा से ज्यादा हार ही मुकद्दर बनेगी ना।
यूं भी अपनी इज्जत दौलत मकाम तो गंवा चुकी हूँ, अकेली जान का क्या करूंगी। उसकी आंखों में नमी नमूदार हुई और नशिस्त छोड़कर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरा माथा ठनका। यकीनन उसे लाइल्मी में रखना मेरी हिमाकत थी। अगर उसे मालूम होता कि शुक्ला के खिलाफ उसकी मदद मैं अपनी गरज से कर रहा हूँ तो वो दिल में कभी गलत फहमियां न पालती। इंडिया में उसकी हैसियत बेजारो मददगार लड़की की थी और मेरी मदद को कोई दूसरा रंग देना इतना भी गलत न था। यूं भी औरत की फितरत है कि कोई उसे तवज्जो के काबिल जाने और मदद पर कमर बस्ता रहे तो उसके लिए दिल में लतीफ जज्बात पाल लेती है। ये तो शुक्र था कि उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ नहीं किया था। 1 मिनट लौरा। सूरत से करीब पहुंचकर मैंने उसकी कलाई थामी। मेरी आखिरी बात सुन लो फिर चली जाना। वो गुलगीर लहजे में बोली, कोई जरूरत नहीं, और उसने कलाई छुड़ाना चाही। मैंने कंधों से पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ा। मेरी तरफ देखो। उसकी आंखों में तैरती नमी निकलने को बेताब थी। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाते हुए कहा, सच बताओ, क्या 2 बीवियों के होते हुए मेरे पास किसी से मोहब्बत की गुंजाइश है? जख्मी नजरों से मुझे घूरते हुए उसने सर झुका लिया। आओ तुम्हें हकीकत बताऊं कि शुक्ला के खिलाफ क्यों तुम्हारी मदद की। उसके कंधों पर बाजू रखकर मैं दोस्ताना अंदाज में चलाते हुए चारपाई तक लाया, साथ बिठाकर उसका हाथ थामा और प्यार से सहलाते हुए बोला, मेरी इंडिया आमद का मकसद शुक्ला को अंजाम तक पहुंचाना है। कुदरत ने हमें इकट्ठा कर दिया। बिलाशुबा तुम्हारा साथ बहुत कीमती और मुफीद था। एक स्नाइपर का बगैर किसी मुआवजे और उजरत के मयस्सर आ जाना नेमते गैर मुतरक्किबा से कम नहीं। तभी तुम्हें इतनी अहमियत दी, इज्जत दी और ख्याल रखा। इसमें तुम्हारे लड़की होने या खूबसूरत और पुरकशिश होने की कोई वजह शामिल नहीं। अलबत्ता तुम्हें छेड़ने के लिए कभी कभार मजाक कर लेता हूँ कि दोस्तों के बीच ऐसी गपशप चलती रहती है, वरना ईमान से बताओ कभी मेरे अतवार से कोई ऐसी ख्वाहिश झलकती नजर आई जिससे शुबा पड़े कि तुमसे जिस्मानी ताल्लुकात का तमन्नाई हूँ। वो गैर यकीनी से बोली, झूठ ना बोलो, शुक्ला से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने कहा, शुक्ला के किरदार पर बात करना यकीनन वक्त का ज़िया होगा। तुम उसे करीब से देख और परख चुकी हो। ये खबीस काफी अरसा कश्मीर के मुहाज पर तैनात रह चुका है। वहाँ इसके मजालिम की फहरिस्त बहुत तवील है और मुझे एक मुजाहिद ही ने उसके खिलाफ काम करने की दरखास्त की है। मेरी यहाँ आमद में पाकिस्तानी सरकार की मंशा या जरूरत शामिल नहीं है, बल्कि इसे तुम किसी का जाती बदला लेने की ख्वाहिश समझ सकती हो। मेरे साथ एक मददगार भी आया था जो एक हमले में शहीद हो गया। उसके बाद मैं अकेला था। तुम्हारे साथ को खुशकिस्मती जाना। बस अपना मिशन खुफिया रखने को हकीकत छुपाए रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था पकड़े जाने पर तुम जरा से तशद्दुद पर सब कुछ उगल दो। वो बोली, अपने अल्लाह की कसम खाओ कि तुम सच कह रहे हो। मैं खुलूस दिल से बोला, अल्लाह पाक की कसम, मेरा इंडिया आमद में शुक्ला का खातिमा भी शामिल है। वो मशकूक लहजे में बोली, भी का क्या मतलब है? मैंने कहा, शुक्ला की मौत के बाद एक और काम भी करना है, मगर उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसके चेहरे पर मुसर्रत उभरी। मेरी पीठ में मुक्का मारते हुए वो चिल्लाई, धोखेबाज, मुझे उल्लू बनाए रखा। मैंने शरारती लहजे में कहना चाहा, वजह तुम्हें पता है, मेरा मतलब डेट। मेरा हाथ थामते हुए वो ममनूनियत से बोली, एतमाद करने का शुक्रिया, और वादा करती हूँ शुक्ला की मौत के बाद तुम दूसरे मिशन में मुझे शाना बशाना पाओगे, और हाँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा फख्र रहेगा। मैंने उसे मौजू की तरफ घसीटा। तो अब अगला लाहे अमल तय करते हैं। वो अपनी चारपाई की तरफ बढ़ गई। कंबल लपेट कर उसने तकिए पर कोहनी टेकी। करण चावला को दोबारा घेरने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी बाजी हर वक्त तो उसके हमरा नहीं होती। मैंने नफी में सर हिलाया। अब दफ्तर के इलाके में उसे घेरने का ख्याल ऐसे ही भूल जाओ जैसे SR1 की दुरुस्ती का ख्याल दिमाग से निकाल चुकी हो। करण चावला जैसा खबीस बार बार काबू नहीं आया करता। बाकी उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाए। लौरा पूछने लगी, क्या उसे हमारे मकसद की सुनगुन हो गई थी? मैंने कहा, नहीं, अब तक हमने दस्तावेजात की बात नहीं छेड़ी थी। बोली, कोई माहिर कुफल शिकन ढूंढ कर उसकी तिजोरी खोलने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, ऐसा माहिर कहां से ढूंढेंगे, और फिर उसके दफ्तर का रुख करना भी तो खतरे से खाली नहीं। अगर तिजोरी में शुक्ला के खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो यकीनन तिजोरी की हिफाजत से वो गाफिल नहीं होगा। लौरा ने एहतिजाज किया, तुम मफरूजों पर बात कर रहे हो। मैंने कहा, ऐसा बस तुम्हें लगता है मैडम, वरना यकीन करो शुक्ला के खिलाफ सबूत जमा करने के बारे में करण चावला ने 1000 बार सोचा होगा, और इकट्ठे करने के बाद उनकी हिफाजत का खातिर खा बंदोबस्त भी जरूर किया होगा। यही वजह थी कि पहले भी मैंने उसे दूर से घेरने का मंसूबा बनाया था। वो पुरख्याल लहजे में बोली, एक और मंसूबा मेरे जहन में शुरू दिन से है, मगर डरती हूँ कि तुम्हारे अखलाकियात आड़े में ना आ जाएं। मैंने
मैंने उसे उकसाया। मकसद के हुसूल को कई अखलाकी कदरों की कुर्बानी देना पड़ती है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर फूटो, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही करूंगा ना। वो बोली, इंडिया आमद से पहले मैंने उसके बारे में कई मालूमात इकट्ठी की थी। शुक्ला की एक कमजोरी ऐसी है जिस पर आम लोगों की नजर नहीं जाती या उसके डर से कोई उस तरफ तवज्जो नहीं देता। उसके खामोश होने पर मैंने शह दी, बोलती रहो। वो चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद बोली, अपनी नवासी परी उसे जान से प्यारी है। सुना है अपनी सगी बेटी को उस खबीस ने खुद कत्ल करवाया था। बाद में पछतावों की लपेट में आ गया और कफ़ारे में बेटी की मोहब्बत नवासी की तरफ मुंतकिल हो गई। अगर उसे अगवा कर लें तो तमाम मुतालिबात मनवा सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया। लॉरा ब्राउन का मंसूबा मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। न जाने पहले मेरा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया था। वो शरारती अंदाज में हंसी। तुमने भी उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। शादी न सही, शुक्ला से बदला लेने को तुम्हें पूरा मौका दूंगी। मैं बिफर कर बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में इतना गंद और गलाजत भरा है? वो खिलखिलाकर हंसी। मजाक कर रही थी यार। मैं चारपाई पर लेट कर कंबल में गुम हो गया। लॉरा ब्राउन का मंसूबा मुझे पसंद आया था। वो नदामत से बोली, अच्छा सॉरी ना, आइंदा ऐसा नहीं कहूंगी। और तुमने खुद ही मंसूबा सुनने में दिलचस्पी जाहिर की थी, अब खफा तो नहीं हो? मैंने वजाहत की, इस मंसूबे से कौन अहमक इख्तिलाफ कर रहा है? तुम्हारी बकवास पर गुस्सा आ गया था बस। बोली, सच? उसके लहजे में ताज्जुब अंगेज मुसर्रत थी। मैंने कहा, तुम्हें बहुत पहले ये तजवीज बताना चाहिए थी, खामखा इतना वक्त जाया करवाया। वो पुरजोश लहजे में बोली, अब मजा आएगा। रात को खाने के बाद हम परमा अंसारी को ढूंढने का लाहे अमल तय करने लगे। शुक्ला की कोठी हम देख चुके थे और ये भी जानते थे कि वहाँ परमा मौजूद थी, मगर कोठी में दाखिल होकर परमा को अगवा करने की कोशिश करना खुदकुशी कहलाई जाती। 20-25 जंगजू इकट्ठे कर लेते तब भी हतमी कामयाबी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। सबसे बेहतरीन तरीका हमें ताकुब का लगा। परमा ज़ेरे तालीम थी और लाजिमन कॉलेज जाती होगी। ये अलहदाबाद के दर्जन भर मुहाफिजों की मौजूदगी यकीनी थी। मंसूबा बनाकर हम जल्द ही सो गए थे। अगले दिन सुबह सवेरे खोली छोड़कर करीबी होटल में पहुंचे और नाश्ता करके शुक्ला की कोठी की तरफ चल पड़े। सुबह सवेरे ट्रैफिक भी कम थी, तभी शुक्ला की कोठी तक ज्यादा वक्त नहीं लगा था। कोठी के करीब कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहां रुककर हम निगरानी कर सकते। कलानुमा कोठी की ऊंची दीवारों पर चारों तरफ कैमरे नस्ब थे। किसी भी कैमरे में हमारी मशकूक नक्लो हरकत देखे जाने पर लेने के देने पड़ सकते थे। कोठी ऐसी जगह वाक़ थी जहां 3 सड़कें लग रही थी। अगर कोठी के दाखिली दरवाजे की तरफ जाने वाली रविश को चौथी सड़क तस्लीम किया जाए तो वो चौराहा बन रहा था। हम एक जगह नहीं रुक सकते थे। ये भी मालूम न था कि परमा साहिबा ने कोठी से निकलकर किस जानिब का रुख करना था। मजबूरन हम चक्कर काटने लगे। गो ऐसा करना भी खतरनाक था कि बार बार एक कार जब कोठी के सामने से गुजरती तो किसी को भी शक हो सकता था, लेकिन उम्मीद थी ट्रैफिक की कसरत ने हमें इस खतरे से महफूज रखा होगा, क्योंकि लम्हा बलम्हा ट्रैफिक में इजाफा हो रहा था। वो तीसरा चक्कर था जब कोठी के सामने से गुजरते हुए उसका बड़ा दरवाजा खुला और एक जीप बरामद हुई जिसमें 4 अफराद सवार थे। उसके पीछे सुर्ख और काले रंग के शीशों वाली कार थी और उसके अकब में एक और जीप थी। उसमें 6 अफराद बैठे थे। उनका रुख हमसे मुखालिफ जानिब था। मैंने रफ्तार बढ़ाकर जल्द से जल्द यू टर्न तक पहुंचने की कोशिश की, मगर ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। जब तक यू टर्न से चक्कर काट कर आते मतलूबा गाड़ियां गायब हो चुकी थी। हम अंदाजे से चलते रहे। बार बार इशारों पर रुकने की वजह से हमारी रफ्तार सुस्त थी। आगे जाकर 2 सड़कें दाएं बाएं निकल रही थीं, जबकि सड़क सीधा आगे भी जा रही थी। मेरा ख्याल है सीधे चलते जाओ। लॉरा के मशवरे पर मैं सीधा निकलता गया। अगले चौक पर सुर्ख बत्ती पर कार जूं ही रुकी, लॉरा पुरजोश अंदाज में चिल्लाई, वो रहे दाएं तरफ मुड़ रहे हैं। मैंने फौरन दायां इशारा जलाना शुरू कर दिया। बत्ती सब्ज होते ही मैंने कोशिश करके रफ्तार बढ़ाई। थोड़ा आगे जाते ही अकबी जीप के करीब हो गए थे। पहचाने जाने का डर था कि हमारा हुलिया काफी बदला हुआ था। लॉरा तो बिल्कुल ही नहीं पहचानी जा रही थी, जबकि मुझे कोई बहुत करीबी ही पहचान पाता। मजीद 10 मिनट के बाद गाड़ियां बड़ी सड़क से उतरकर एक बड़ी इमारत की पुख्ता रविश पर चढ़ गईं। वो एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल और रिसर्च सेंटर था। उसी के साथ मेडिकल कॉलेज भी था। मैं सीधा निकलता गया कि अंदर जाने का कोई फायदा न था, क्योंकि एक तो हमने परमा को बाहर ही से अगवा करने का इरादा किया हुआ था, दूसरा उस वक्त उनके पीछे कोई दूसरी कार नहीं मुड़ी थी और मैं मुड़कर खुद को उनकी नजरों में नहीं लाना चाहता था। एक होटल के पास से गुजरते हुए मैंने पार्किंग की तरफ कार मोड़ी। थोड़ी देर के बाद हम फैमिली कैबिन में आमने सामने बैठे थे। कॉफी के हमरा कुछ खाने पीने के लवाजिमात का बताकर मैं मतलब की बात पर आया। अगली जीप में 4, अकब में 6 और 3 ड्राइवर। ये हुए 13 अफराद।
शायद परमा के हमरा कोई खुसूसी मुहाफिज भी मौजूद हो। यूं हदफ का दिफा करने वालों की अफरादी कुव्वत 14 अफराद होगी। लॉरा ने कहा, रिहाइश से मेडिकल कॉलेज तक कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आई जहां उन्हें स्नाइपर राइफल की मदद से घेरा जा सके। मैंने लुकमा दिया, कोठी से निकलते वक्त हमला करना बिल्कुल बेकार जाएगा क्योंकि उन्हें आसानी से मदद मिल जाएगी। लॉरा ने तजवीज पेश की, छुट्टी के वक्त पार्किंग में उन्हें घेरा जा सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में चंद आदमियों की मदद दरकार होगी जो मेरे ख्याल में धर्मू दादा से मिल जाएगी। मैंने इनकार में सर हिलाया। धर्मू दादा को इस जंग में घसीटने का मतलब उसे दर्दनाक अंजाम से दो चार करना होगा, क्योंकि उससे हमारी वाकफियत कोई ढकी छुपी नहीं रही। पहले अगर उसके पास हमसे नावाकफियत का बहाना था तो अब नहीं रहेगा, और शुक्ला से टक्कर लेना उसके बस से बाहर है। शुक्ला के पास जाती, सरकारी और जेर जमीन हलकों की ताकत मौजूद है। लॉरा ने दलील दी, जरूरी नहीं कि वो खुद आए, उसके आदमी भी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, किसी एक आदमी की शनाख्त धर्मू दादा का इंकिशाफ कर देगी, और फिर इस तरह बहुत ज्यादा हलाकतों का भी अंदेशा है। गोली कसूरवार और बेगुनाह में तमीज नहीं करती। अगर ये सोच रही हो कि राजकुमारी परमा के मुहाफिज जवाबी फायरिंग में लागर्जी बरतेंगे तो मैं तुम्हारी कम फहमी पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लॉरा अपनी तजवीज पर डटी रही। धर्मू दादा न सही, मुंबई तो मुजरिमों से भरा पड़ा है। रकम खर्च करने पर कई मददगार ढूंढे जा सकते हैं। मैं मुत्तफिक न हुआ। शुक्ला की नवासी को अगवा करने की जरूरत कोई नहीं करेगा। बैरा चाय और लवाजिमात की ट्रे के साथ अंदर आया। लॉरा होंठ भींच कर खामोश हो गई। हम निहायत धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे, यूं जैसे दो प्रेमी सरगोशियां करते हैं। यकीनन बैरे ने भी हमारे जुड़े सर देखकर यही समझा होगा कि गोशाए तन्हाई मयस्सर आते ही दो मोहब्बत करने वाले बातों की तशनगी मिटा रहे हैं। हमारे सामने ट्रे रख कर वो खामोशी से बाहर निकल गया। लॉरा अपने मौकफ से हटने को तैयार न थी। बोली, अगर उन्हें अगवा होने वाली के बारे में आगाह न करें तब तो मुमकिन है। मैंने कहा, मुंबई शहर में अनजान अफराद पर एतबार नहीं किया जा सकता। अगर धर्मू दादा को बीच में लाकर किसी को ढूंढें तब भी धर्मू दादा तो मुलव्विस हो जाएगा ना। कोई आम मामला होता तो खतरा मोल लेते, मगर जहां परमा का मामला है, शुक्ला से कोई बैद नहीं कि पागलपन में क्या कुछ कर गुजरे। उसने गेंद मेरे कोर्ट में फेंकी तो क्या करें? मैंने कहा, पहले रैकी पूरी कर लें, फिर कुछ सोचते हैं। अब तक ये मालूम नहीं हुआ कि मुहाफिज उसके हमरा कॉलेज के अंदर जाते हैं, पार्किंग में रुक जाते हैं, या कुछ साथ होते हैं और बकिया बाहर बैठ जाते हैं। लॉरा अस्बात में सर हिलाकर कॉफी की चुस्की लेने लगी। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद तजवीज पेश की। हदफ काफी मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल में करण चावला के दफ्तर पर धावा बोलना आसान रहेगा। मैं परमा को अगवा करने के मंसूबे से नहीं हट सकता था कि ये मेरा असल मिशन था। फौरन दलील का सहारा लेकर मैदान में उतर आया। मैंने कहा, करण चावला के पास ऐसी दस्तावेजात का होना जिनके बलबूते शुक्ला को आसानी से धूस में लिया जा सके, एक ऐसी इत्तला है जो तस्दीक शुदा नहीं है, क्योंकि राजपूत दादा ने वो दस्तावेजात अपनी आंखों से नहीं देखी। बिलफर्ज ऐसी दस्तावेजात का वजूद तस्लीम भी कर लें तो उनका करण चावला के दफ्तर में होना यकीनी नहीं है। हो सकता है करण चावला ने बाद में वहां से हटा दी हो, जबकि परमा बीबी के जरिए शुक्ला को आसानी से काबू किया जा सकता है। वो तंजिया अंदाज में बोली, पहले तो करण चावला पर हमले के हक में उछल रहे थे, अब परी का जिक्र आते ही इन दस्तावेजात के वजूद और असर ही के मुनकिर हो गए हो। मैंने कहा, परमा वाली तजवीज तुमने बाद में पेश की। पहले पता होता कि परमा के जरिए शुक्ला पर धोस जमाना आसान रहेगा तो मैं कभी भी करण चावला पर हाथ न डालता। वो शरारती अंदाज में बोली, तुम सचमुच तो उस छोकरी पर लट्टू नहीं हो। मैं खफगी से बोला, इतने लंबे साथ के बाद भी मेरा किरदार तुम्हारी नजर में सवाल का निशान बना है, तो तुम्हारी जहनियत पर सिवाय अफसोस के मैं क्या कर सकता हूँ। वो नादिम हुई, ओ राजा, मजाक कर रही थी। मैं बरहम हुआ, बेहुदा मजाक को तुम्हें मैं ही मिला हूँ। उसने आंखें निकाली, और तुम जो भी बकवास करो इजाजत है। कभी डेट की पेशकश, कभी हुकूक ज़ौजियत की बजा आवरी की बातें, कभी शुक्ला और रविंदर मित्रा के ताने। मैंने फौरन चुप साध ली कि लॉरा का एहतजाज बजा था, मगर वो मेरे जज्बात से नावाकिफ थी। असल में परमा अंसारी अपने वालिद की वजह से मेरे लिए बहुत ज्यादा मुकर्रम और मौजज़ थी, लेकिन शुरुआत में बतौर मजाक परमा को अपनी बीवी बनाने का कह चुका था। यकीनन मेरी वही बकवास उसकी यादाश्त में महफूज थी। तभी परमा का जिक्र ले बैठी थी। मुझे देखकर उसने हुक्म सादिर किया, सॉरी कहो। मैंने बरजस्ता कहा, सॉरी। वो खिलखिलाकर हंस दी। मैंने निशिस्त छोड़ी, चलें। वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। बिल चुकाकर हम होटल से निकल आए। थोड़ी देर बाद हम वापस रवाना थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے